आज कहानी अर्थशास्त्र के उस महानायक की जिसने नेहरू और इंदिरा गांधी की औद्योगिक नीतियों को सिरे से पलटकर नई रूपरेखा दी, जिसने अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की राह पर दौड़ाने का ऐलान किया। ये उपलब्धि उसी महानायक के नाम जाती है जिसकी वजह से आज देश का खजाना विदेशी मुद्रा भंडार से भरा हुआ है। इसका नतीजा ये रहा कि साल 1991 में 5.80 अरब डॉलर से विदेशी मुद्रा भंडार का कारवां 3 जुलाई 2021 को 611 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये कहानी गर्त में जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था के गेम चेंजर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की है, जिनके गियर बदलते ही देश की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ गई। आज के 30 साल पहले दिनांक 24 जुलाई साल 1991 आज का ही दिन जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश का वित्तीय बजट पेश किया, उस समय देश के विदेशी मुद्रा भंडार की हैसियत मात्र इतनी थी कि सिर्फ 2 हफ्तों तक ही दूसरे देशों से आयात किया जा सकता था। अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह सबसे भयावह दौर था। और इतना ही नहीं, साल 1991 में भारत का भुगतान संतुलन इतना बिगड़ गया कि देश का सोना भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई के महानायक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिकी के भयावह दौर से निपटने के लिए अपने बजट में भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। उनके इस कदम से केंद्र सरकार को महज चंद महीनों में ही इकोनॉमी मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली और उसी साल दिसंबर 1991 में सरकार ने विदेशों में गिरवी रखे देश के सोने को छुड़वा लिया। वो दौर जब भारत अर्थव्यवस्था की बदहाली से जूझ रहा था, उससे उबारने के लिए मनमोहन सिंह को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तब सोने की भी चांदी हुई। तब सोना 3466 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज सोना लगभग 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, तब देश में प्रति व्यक्ति आय 548 रुपये थी, जो आज बढ़कर 12,140 रुपये हो गई। इस लिहाज से देखें तो प्रति व्यक्ति आय में लगभग 22.5% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मनमोहन सिंह के उदारीकरण की इस पहल को शेयर बाजार ने भी सलाम किया। उदारीकरण से पहले साल 1990 में सेंसेक्स महज 1000 अंक पर था, जिसे साल 1991 में मनमोहन सिंह की वित्तीय नीतियों ने पंख दिए और दिसंबर 1991 में सेंसेक्स 1908 अंक तक पहुंच गया। इस तरह से महज 1 साल के भीतर ही सेंसेक्स 881 अंक बढ़ा और आज नतीजा यह रहा कि सेंसेक्स 53,000 के आसपास है। आज दुनिया भर के देशों की नज़रें भारतीय बाजार पर हैं। हर विकसित देश भारत का खुला बाजार देखकर निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से जीडीपी में पिछले वित्तीय वर्ष में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले 3 दशक में हिंदुस्तान की इकोनॉमी 33 गुना बढ़ गई है और साल 2020-21 को देश का वित्तीय बजट 191.81 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा पिछले साल 30 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। अब कहानी मनमोहन सिंह के बजट सत्र के उस नाजुक मोड़ की, जब उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर अंतर्कलह से जूझना पड़ा। जब मनमोहन सिंह अपना बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पूरे देश की निगाहें उन पर थी। उस वक्त देश की चोटी के आर्थिक पत्रकार मोंटेग सिंह अहलूवालिया, ईशेर अहलूवालिया, विमल जालान समेत कई पत्रकार घात लगाए बैठे थे, क्योंकि इनकी समीक्षा से अर्थशास्त्र के दिग्गज थर्रा जाते थे। भाषण के दौरान मनमोहन सिंह ने शुरू में ही कहा कि वो इस समय बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने राजीव गांधी का वह सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है और वे गांधी परिवार का बार बार जिक्र करते जा रहे थे, क्योंकि वे उनकी ही नीतियों को सिरे से खारिज कर रहे थे। मनमोहन सिंह की उपलब्धियों में इससे पहले 70 के दशक में कम से कम 7 बजटों को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन साल 1991 का वह पहला बजट था जिसको उन्होंने अंतिम रूप दिया। मनमोहन सिंह ने इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने हाथों से खुद लिखा था।
इससे पहले एक वाकया बहुत फेमस है। जुलाई के मध्य मनमोहन सिंह एक टॉप सीक्रेट मसौदा लेकर पीएम नरसिम्हा राव के पास गए और नरसिम्हा राव ने बजट का सारांश बड़े ध्यान से पढ़ा। फिर मनमोहन सिंह की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं यही चाहता तो मैंने आपको ही क्यों चुना होता। मनमोहन सिंह के इस बजट से वित्त मंत्रालय के 2 चोटी के अधिकारी एसपी शुक्ला और दीपक नैयर सहमत नहीं थे, लेकिन मतलब साफ था कि नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को और दिलेर होने का मौका दिया। मनमोहन सिंह के भाषण की सबसे खास बात यह थी कि वे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को करीब 8.4% से घटाकर 5.9% पर ले गए। इससे बजटीय घाटे में करीब 2.5% की कमी आई। उनका खास मकसद सरकारी खर्चों में बेइंतहा कमी करना था। मनमोहन सिंह के इस बजट का आम लोगों ने तो स्वागत किया, लेकिन कुछ कांग्रेसी और वामपंथी इससे खुश नहीं थे, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के ही अखबार नेशनल हेरल्ड ने राव सरकार की चुटकी लेते हुए लिखा कि इस बजट ने मध्यम वर्ग को करारे कॉर्नफ्लेक्स और झाग वाले ड्रिंक्स जरूर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन हमारे देश के संस्थापकों की ये प्राथमिकता कभी नहीं रही। बजट को लेकर कांग्रेस सांसदों में भी इतना रोष था कि अगस्त 1991 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बजट का बचाव किया। राव इस बैठक से दूर रहे और उन्होंने मनमोहन सिंह को उनके ही बल पर सांसदों के गुस्से को झेलने दिया। उसके बाद 2 और 3 अगस्त को कांग्रेस संसदों की बैठकें हुई, जिसमें प्रधानमंत्री राव खुद मौजूद रहे। कांग्रेस संसदीय दल की उन दिनों हो रही बैठकों में मनमोहन सिंह बिल्कुल अलग थलग पड़े थे। आलम यह था कि सिर्फ कांग्रेस के 2 सदस्य तमिलनाडु से चुनकर आए मणिशंकर अय्यर और राजस्थान के वरिष्ठ सांसद नाथूराम मिर्धा ने ही खुलकर मनमोहन सिंह के समर्थन में बात कही। वहीं विरोध करने वालों की इस कड़ी में कृषि मंत्री बलराम जाखड़, संचार मंत्री राजेश पायलट और रसायन खाद्य राज्य के मंत्री चिंता मोहन शामिल थे, जो अपनी ही सरकार के प्रस्तावों की खुलेआम आलोचना कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि 50 कांग्रेस सांसदों ने कृषि संसदीय मंच के झंडे तले वित्त मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें बजट प्रस्तावों की खुलेआम आलोचना की गई। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि इस मंच के अध्यक्ष महाराष्ट्र के वरिष्ठ सांसद प्रताप राव भोसले थे, जिन्हें राव का करीबी माना जाता था। नजारा ये था कि इस पर दक्षिण मुंबई के सांसद मुरली देवड़ा ने भी दस्तखत किए थे, जो उद्योगपतियों के करीबी माने जाते थे, लेकिन राव इस राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुके। करीब 15 दिन बाद सुखदीप चक्रवर्ती और जगन्नाथ ने इंडिया टुडे के अंक में लिखा, राव ने वो किया जो प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी करना भूल गए थे। उन्होंने भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात जरूर की, लेकिन वो वर्तमान सदी के बाहर नहीं निकल पाए। राव और मनमोहन सिंह ने जहां एक तरफ नेहरू के समाजवाद के कसीदे पढ़े, लेकिन दूसरी तरफ देश का गिरेबान पकड़कर कहा, आगे बढ़ो वरना हम सब मर जाएंगे। बाद में इस सत्र के बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी लिखा कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेहरू के समय को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस संसदीय दल इतना कभी सक्रिय नहीं रहा। बार बार मनमोहन सिंह का दिल अर्थशास्त्र की विषमताओं और लुढ़कते पारे पर द्रवित होता नजर आया है। जब जब देश को लगा कि उनकी जरूरत है, उन्होंने आगे बढ़कर इसमें अपना अहम योगदान दिया। आज भी मनमोहन सिंह ने चिंता जाहिर की, अगर यही हालात रहा तो हम फिर पुराने मंदी के दौर में गुजर जाएंगे और अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर हो जाएगी। देश को संभलने की जरूरत है। फिलहाल आज के इस दिन विशेष को जब भी अर्थशास्त्र के उन्नयन की बात आएगी, मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा।